हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं रॉ का जो हमारा लेटेस्ट एपिसोड आया है उसका एक रिव्यू आपको देने वाला हूं। मैं यहां पे एक एक मैच के बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि हमारा फास्टलेन पेपर व्यू अभी इसी सैटरडे आ रहा है, तो चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हो, जजमेंट डे में रिया रिप्ली की एंट्री हो, निया जैक्स का फिट हो, तो इस रॉ में बहुत कुछ था, चाहे वो फाइट्स हो और चाहे वो इन रिंग सेगमेंट हो। तो शुरुआत होती है एक ब्रॉल के साथ जो कि निया जैक्स और शेना बेजलर के बीच में हो रही थी। जबकि शो शुरू भी नहीं हुआ था तब भी उन लोग के बीच में एक हमको स्टेज एरिया में एक फाइट देखने को मिली थी। तो इसी फाइट में पहले इन्वॉल्व हो जाती हैं रखेल रॉड्रिगस और फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं रिया रिप्ली जो कि हमको काफ़ी टाइम से टीवी पे दिखी नहीं थी, उनकी एंट्री होती है और ये पूरा एक ब्रॉल मच जाता है जिसमें कि रिया रिप्ली सबको रिंग से बाहर कर देती हैं। लेकिन इसके बाद जो है रिया रिप्ली जो बोलती हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रिया रिप्ली जजमेंट डे को कॉल आउट करती हैं। उनका ये कहना था कि उनके पास कुछ जजमेंट डे के लिए बिजनेस है। अब बिजनेस की क्या बात थी कि रिया रिप्ली का ये कहना था, जैसे कि हम सबको पता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने लास्ट टाइम एनएक्सटी में वो अपनी नॉर्थ अमेरिकन एनएक्सटी टाइटल हार चुके हैं। तो रिया रिप्ली का जो है ये कहना था कि मैं गई नहीं कि यहाँ से सब टाइटल्स हटने शुरू हो गए, फिन बैलर जो है इंजर्ड हो गए और अब फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का जो टैग टीम टाइटल है उस पर भी कोडी रोड्स और जे ऊसो की नज़र है। तो रिया रिप्ली काफ़ी गुस्सा थी और वो गुस्सा दिखा रही थी डेमियन प्रीस्ट पे, क्योंकि उनका ये कहना था कि डेमियन प्रीस्ट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो हारे नहीं। लेकिन वहीं डेमियन प्रीस्ट ने सारा इल्ज़ाम डाल दिया डोमिनिक मिस्टीरियो पे कि उन्होंने ये टाइटल अपना खो दिया है। अब रिया रिप्ली का इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए एक अल्टीमेटम था कि या तो तुम टाइटल जीतो या तो तुम जजमेंट डे से बाहर हो जाओ। तो इतना कहने के बाद जो है फिर जे ऊसो की एंट्री होती है। जे ऊसो थोड़ा बहुत रिया रिप्ली को टीज़ करने की कोशिश करते हैं अपनी लैंग्वेज में और उसके बाद जो है ब्रॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जे ऊसो रिया रिप्ली को टीज़ करते हैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो को मौका मिलता है। वहीं जेडी मैकडोनल्ड आके भी इस पूरी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जे ऊसो तो नंबर्स गेम के चलते थोड़ा सा ढीले पड़ रहे थे, वहीं उनकी हेल्प की करते हैं कोडी रोड्स। अब इस पूरे सेगमेंट में जो कि ओपनिंग सेगमेंट था रॉ का, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये थी कि एडम पेयर्स ने जे ऊसो और कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का टैग टीम चैंपियनशिप मैच फास्टलेन पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल कर दिया। ये सुनते ही डेमियन प्रीस्ट का पारा चढ़ गया और बहुत ही वही बात हो गई जो रिया रिप्ली कह रही थी कि अब तुम्हारे टैग टीम टाइटल्स खतरे में हैं। तो ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इस सेगमेंट के बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि शो के शुरुआत के जो 25 मिनट थे इसमें से ब्रॉल दिखा है और कोई एक प्रॉपर चीज़ नहीं दिखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनयूजुअल है और कोई इसे याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि अगर शो की शुरुआत हो रही है तो उसमें एक प्रॉपर सेगमेंट हमको देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं तो वो था हमारा इम्पीरियम वर्सेस अल्फा एकेडमी। अब अल्फा एकेडमी में दो मेंबर्स हैं, चैट केबल और ओटिस, और इम्पीरियम में लुडविग काइजर और डियानो विंची। तो ये देखिए ये वाला जो मैच था तो बहुत अच्छा, बहुत ही फिजिकल मैच था। लेकिन ये जो मैच है हम कई महीनों से देख रहे हैं, जब इम्पीरियम और अल्फा एकेडमी जो है आपस में फ़ाइट करते हैं। पहले चैट केबल और गंथर का एक मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी हमने देखा है। लेकिन मैच तो भले रिपीटेटिव हो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। और इसमें एक स्टिपुलेशन जो है ऐड करी थी गंथर ने, वो ये थी कि लुडविग काइजर को ये बोला था कि डियानो विंची कोई गलती नहीं करे, और लुडविग काइजर कहीं ना कहीं पूरे मैच में यही देख रहे थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लास्ट में वो लोग जीत भी गए। तो ये सेगमेंट फिजिकल और मैच वाइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिपीटेटिव था, थोड़ा सा वही था जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करता हूं तो वो था ड्रू मैकिंटायर और मिस के बीच में। अब ड्रू मैकिंटायर को मिस टीवी पे अपेयर होना था, लेकिन उन्होंने बैक स्टेज में ही मना कर दिया एडम पेयर्स को कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा आए, उन्होंने माइक पकड़ा और वो थोड़ा बहुत बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फील आ रहा था कि वो एक हील टर्न होने वाले हैं, यानी वो एक नेगेटिव कैरेक्टर में जाने वाले हैं। लेकिन मिस ने उनको इंटरप्ट किया और सूट में ही उनका मैच हुआ। ड्रू मैकिंटायर ने थोड़ा सा नेगेटिव अंदाज में वो मैच जीता, जब उन्होंने टर्न बकल को एक्सपोज करके मिस का सर उस पर मार के फ्यूचर शॉक डीडीटी दे के अपना मैच और विन सिक्योर कर ली। अब यहाँ पे फिर वही बात मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर का एक हील टर्न हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी वो बेबी फेस है, क्योंकि बीच मैच में भी उन्होंने अपनी जो वो एक स्वॉर्ड लेके आते हैं, तलवार लेके आते हैं, वो भी निकाल ली थी मिस को मारने के लिए, लेकिन वो रेफरी ने रोक दिया। तो ये मैच, ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो गया। मेन चीज़ इस सेगमेंट में देखने वाली थी वो थी ड्रू मैकिंटायर का थोड़ा सा कैरेक्टर टर्न, कैरेक्टर हील। नेक्स्ट मैच की बात करता हूं तो वो थे वाइकिंग रेडर्स के इवार वर्सेस
कोफी जेवियर वुड्स। अब जेवियर वुड्स, वाइकिंग रेडर्स और ये जो न्यू डे हैं और कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल, इन लोग की थोड़ा सा हमको पिछले कुछ हफ्ते में कुछ हल्का फुल्की केमिस्ट्री देखने को मिली है जहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन इस बार फेयर एंड स्क्वायर जेवियर वुड ने आइवार को हरा दिया। अब इस सेगमेंट में देखने वाली बात क्या थी कि आइवार के जो वाइकिंग रेडर्स हैं उनके साथ के जो रेसलर हैं, दूसरे जो मेंबर हैं वाइकिंग रेडर्स के, एरिक, वो मिसिंग थे। तो कमेंट्री टीम पे बैठे हुए माइकल कोल ने बहुत ही अच्छी कोशिश करी कि वो आइवार जो कि रेसल कर रहे थे जेवियर वुड को, उनको एक सिंगल्स कॉम्पिटिटर की तरह पे काफ़ी हाइप करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी खल रही थी वाइकिंग रेडर्स में। और दूसरा, ये जो जेवियर वुड है वो काफ़ी मुझे फिजिकली स्ट्रॉन्ग लगते हैं। इस फाइट में जब उन्होंने कुछ मूव्स परफॉर्म किए तो आइवार एक भारी भरकम रेसलर हैं, लेकिन वहीं पे ये पूरा का पूरा सेगमेंट बहुत ही अच्छा था क्योंकि जो रिंग साइड पे कोफी किंगस्टन थे वो भी वेड बैरेट से थोड़े बहुत मज़े ले रहे थे, कमेंट्री टीम पे भी जाके बैठ गए थे। लेकिन लास्ट में इस सेगमेंट पे हमको देखने को मिलता है कि जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन को एक के ऊपर एक रख के आइवार उनके ऊपर एक जंप लगा देते हैं। तो ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नोट करने वाली बात फिर से वही है कि थोड़ा बहुत कुछ खालीपन लगा जो कि आगे आने वाले हफ्तों में भर सकता है। अब खालीपन की बात करते हैं तो बात कर लेते हैं जजमेंट डे की, जो मैंने आपको पहला सेगमेंट बताया था। तो अब रिया रिप्ली के आने के बाद ये सेगमेंट, पूरी जजमेंट डे अच्छे से स्टोरी लाइन आगे बढ़ सकती है और पूरा का पूरा इसको एक क्रिएटिव और एक डिसाइसिव डिसीजन की तरफ पूरी की पूरी कंपनी लेके जा सकती है। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि हम सबको पता है, सेथ रॉलिंस और शिंजुके नाकामुरा का फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होने वाला है अभी आने वाले फास्टलेन पेपर व्यू में। तो उसी में सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू किया था माइकल कोल ने। अब माइकल कोल के बारे में मैं ये बता दूं कि वो 26 साल से कमेंट्री कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ 2 शोज़ मिस किए हैं। ये माइकल कोल ने खुद बताया, जो कि काबिल तारीफ़ बात है। बहरहाल माइकल कोल का सेथ रॉलिंस से ये पूछना था कि जब तुम्हारी बैक की प्रॉब्लम है और तुम जान रहे हो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में बैक का बहुत रोल है, तो क्या तुमने ऐसा मैच क्यों लिया कि कुछ दिन बाद ही तुम्हारा पूरा का पूरा करियर ख़त्म हो सकता है। ये कहना था माइकल कोल का। अब सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली बात है काफ़ी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहते हैं काफ़ी एक इमोशनल सा जवाब दिया कि जब माइकल कोल तुम कमेंट्री करते हो तो वही चीज़ तो मैं भी रेसलिंग करता हूँ। तो ये था सेथ रॉलिंस का कहना। लेकिन तभी जो है हमको एक प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें कि शिंजुके नाकामुरा फिर से सेथ रॉलिंस को थोड़ा बहुत डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं पर शिंजुके नाकामुरा, उनकी वीडियो भी चल रही थी और वो पीछे से आके सेथ रॉलिंस को अटैक भी कर देते हैं, उनके बैक्स पे काफ़ी चेयर मारते हैं और फिर काउंट शुरू करते हैं। उनका सीधा सीधा ये दिखाना था कि सेथ रॉलिंस 10 काउंट को बीट नहीं कर सकते हैं और ये सेगमेंट मारपीट में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो अब आगे आने वाले फास्टलेन पेपर व्यू में हमको देखना रहेगा कि ये मैच कैसे होता है और लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में क्या शिंजुके नाकामुरा जीत सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस का जो बैक एरिया है वो काफ़ी इंजर्ड लगता है। अब कितना है कितना नहीं है ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा, पर अब फास्टलेन का इंतज़ार करना रहेगा। अपने मेन इवेंट पे हम आते हैं तो वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, जिसमें कि एक तरफ थे कैंपा और दूसरी तरफ थे गंथर। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हुई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी नेक्स्ट वीक के लिए, जहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बीच में ही इन लोग ने डिसाइड किया कि उसी दिन मैच होगा। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट था जो कि किसी ने नहीं देखा था। ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि जिस नाइट पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है उसी नाइट पे मैच हो जाए। तो ये एक बहुत ही नई चीज़ थी और पूरा का पूरा 20 मिनट मिले थे इस मैच को। तो आखिरी के 20 मिनट जब इस मैच को मिले थे तो इस मैच को दोनों कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत समय था धीमे धीमे से इस मैच को बिल्ड करके अपने मूव्स दिखाने का। तो उन लोग ने वही किया। मैच बहुत अच्छा था और काफ़ी फिजिकल मैच था। एडम क्लैम्पा हैं वो थोड़े से हाइट में कम है, थोड़े से फिजिकल स्टैचर में गंथर से कम है, लेकिन उनके ऑफेंस इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि वो पूरे मैच में कहीं पे भी अंडरडॉग नहीं लगे। बहरहाल पूरा मैच चला, लेकिन लास्ट में गंथर ने एक स्लीपर होल्ड लगा के इस मैच को जीत लिया। नोट करने वाली बात यह थी कि गंथर के पास इस बार रिंग साइड पे ना ही लुडविग काइजर थे और ना ही जियोनी विंची, जो कि इंपीरियम के ही मेंबर्स थे, वो थे। तो गंथर ने ये विन सिक्योर कर ली। लेकिन मैच के बाद जो है लुडविग काइजर और डियानो विंची का अटैक होता है एडम क्लैम्पा पे, उनको वहीं पे जॉनी गार्गेनो जो है बचाते हैं और ये सेगमेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है हमारा रॉ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रॉ। अब अगर पूरे मैं इवेंट की बात करता हूँ तो इसमें बैक स्टेज में भी काफ़ी मोमेंट्स थे जिसमें हमको बेकी लिंच दिखी थी और भी क्या कहते हैं चेल्सी ग्रीन का भी एक मैच था। तो बैक स्टेज के मोमेंट्स देखें, प्रोमो सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, और जो इन रिंग हम मैचेस देखें तो ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंस शो था। बैक स्टेज सेगमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी जो फास्टलेन का पेपर व्यू है वो एक एकदम एक्शन पैक्ड कार्ड बन चुका है। बहुत ही अच्छा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है इस सैटरडे, तो उसका भी मैं रिव्यू लेके आऊँगा।
और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।